जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका बांसुर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बीए पार्ट सेकंड ईयर है, कला वर्ग द्वितीय वर्ष, उसके हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका जो हमारा 7वां पाठ है। जैसा कि पूर्व की कक्षाओं में और वीडियो में मैंने पूरा आपको बताया और पाठ्यक्रम बताया, तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बीए पार्ट सेकंड ईयर का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें रीतिकालीन काव्य हमारे जोड़ा गया है। और रीतिकाल के जो 8 कवि हैं उनकी जो काव्य रचनाएं हैं पाठ्यक्रम में संकलित की गई हैं। उन संकलित की गई पद्य रचनाओं में सत्र 2020 मत्स्य विश्वविद्यालय की होने वाली जो हमारी परीक्षाएं हैं उसके नज़रिए से जो व्याख्या है वो किस पाठ से कौन सा पद्यांश उनका महत्वपूर्ण होगा, इसको लेकर हम लोग साथियों निरंतर चर्चा कर रहे हैं। तो इससे पूर्व मैंने जो हमारे 6 पाठ हैं, जो 6 कवि हैं, उनकी जो काव्य रचनाएं अपने पाठ्यक्रम में संकलित की गई हैं और उनकी जो पद दिए गए हैं उन पदों में से भी जो पद 2020 की परीक्षा के नज़रिए से व्याख्या के तौर पर हमारे लिए बेहद खास है, उनके बारे में मैंने चर्चा की। और आज मैं आपको बताने वाला हूं जो 7वां पाठ है, जो 7वें कवि हैं जिसकी काव्य रचना अपने पाठ्यक्रम में संकलित की गई हैं, और उस कवि की जो काव्य रचना संकलित की गई है उसके उन पदों में से कौन सा ऐसा पद है जो व्याख्या के नज़रिए से हमारे लिए बेहद खास है। तो बस इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, ये है सेनापति कवि। 6 कवियों के बारे में हमने पढ़ लिया कि उनके पाठ्यक्रम से संबंधित जो महत्वपूर्ण पद्यांश थे वो कौन कौन से थे। तो आज हम बात करने वाले हैं सेनापति के जो 10 पद हमारे पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं, उन 10 पदों में से व्याख्या के नज़रिए से कौन सा पद हमारे लिए बेहद खास है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो ये पद है साथियों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका निश्चय ही। कुल 10 पद जोड़े गए हैं वैसे सेनापति के अपने पाठ्यक्रम में, लेकिन ये जो पद है उन 10 में से सबसे बेहद महत्वपूर्ण है, खास स्थान मुकाम रखता है जो 2020 में मत्स्य विश्वविद्यालय की परीक्षा होने वाली है उसके पेपर में। जैसे कि वैसे मैंने पूर्व में बताया कि 8 पाठ है और प्रत्येक पाठ से एक एक व्याख्या आनी है, यानी कुल 4 व्याख्या आनी है विकल्प सहित। तो 8 पाठ है तो 8 व्याख्या आएंगे और उन 8 में से 4 व्याख्या हमें करनी है। ठीक है साथियों, तो ये व्याख्या है हमारी। शीत को प्रबल सेनापति कोप चढ़ो दल, निवल अनल दूरी गयो सिराई के, हिम के समीर तेई बरखे विखम तीर, रही है गरम बाहुन कौनन में जाई के, धूम नैन भय लोग होते अचेत तव, ये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, मानो भीत जानी महाशीत सो पसारी पानी, छतिया की छां राख्यो पावक छिपाई की। ठीक है साथियों, ये पद्यांश है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए संकेत तो आप लोग कर लेंगे, मैंने पूर्व के वीडियो में सब कुछ बता रखा है। तो सबसे पहले तो आप लोग संकेत लिखेंगे अपना, ओके। प्रश्न जब आप करेंगे संकेत में लिख ही देंगे आप लोग। संकेत में जो आपको लिखना है उत्तर पुस्तिका में सबसे पहले आप लोग अपना लिखेंगे शुरुआती जो लाइन है उसके 2 या 3 शब्द, और फिर अंतिम जो लाइन है उसके 2 या 3 शब्द आपको लिखने हैं। ठीक है, दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा के आप लोगों को लिखने हैं। ठीक है साथियों, और फिर आप प्रसंग की बात करें तो प्रसंग में प्रस्तुत जो पद्यांश है वो रीतिकाल के प्रमुख कवि सेनापति के द्वारा रचित है। और इस पद्यांश में कवि ने शीत ऋतु के आगमन से वातावरण में क्या प्रभाव पड़ता है उसी का कवि ने क्या किया है, वर्णन किया है। यानी हम ये कहें कि शीत ऋतु के आगमन से प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं और उस परिवर्तन से लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो बस उसी का कवि ने क्या किया है, वर्णन किया है साथियों।
इस पद्यांश में। ये देखिए शीत ऋतु का जो माहौल आते ही आप सब जानते हैं कि चारों तरफ जो है ठंडक आने लग जाती है, जो सर्दी है वो पड़ने लग जाती है। तो लोग जो हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए या तो बिस्तरों में दुबके रहते हैं या फिर ऊनी वस्त्र पहनने लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त अलाव तापने लगते हैं आग जला करके, उससे अपने हाथ वगैरह अपना जो शरीर है उसको तपाने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंकने की कोशिश करते हैं। साथियों ये दृश्य आप देख सकते हैं, यहाँ पे वापस लेके चलता हूँ आपको। तो इस पद्यांश में बस शीत ऋतु के आगमन से क्या प्रभाव पड़ता है उसी का कवि वर्णन कर रहा है। जैसा कि सूर्य है उसके जो किरणें हैं उनकी तेज़ी में भी कमी आ जाती है, और साथियों ठंडी ठंडी हवा जो है वो चलने लगती है। ठीक है, तो उसी का यहाँ पे वर्णन किया है। व्याख्या में सीधी आपको बता रहा हूँ, भावार्थ जो है तो देखिए साथियों मैं भावार्थ आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए कवि वर्णन कर रहा है कि शीत को प्रबल सेनापति कोप जडोदल। शीत को प्रबल यानी शीत का, यानी शीत ऋतु का आगमन हो गया। तो जो ही शीत ऋतु का आगमन हुआ तो सर्दी का आगमन हो गया, जाड़े का आगमन हो गया है। ठीक है साथियों, प्रबल अत्यधिक सेनापति कोपी, कोपी यानी क्रोध, चढ़ यानी चढ़ गया, दल यानी दल के साथ समूह के साथ। कवि कह रहा है कि जो ही शीत ऋतु का आगमन हुआ तो अत्यधिक प्रबल जो शीत है ना वो अपने दल बल के साथ जो है ना अपना प्रभाव दिखाने लग गया। जिस प्रकार से कोई सेनापति, कवि सेनापति कह रहे हैं तो हम यहाँ अर्थ ले सकते हैं कि कवि सेनापति कह रहे हैं कि जो ही शीत ऋतु का आगमन होता है तो शीत ऋतु के आगमन होते ही जो शीत है ना वो अपने प्रबल रूप में, भयंकर रूप में जो है ना अपना जो प्रभाव है ना, अपना जो दुष्प्रभाव है ना वो जो है दिखाने लग जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई सेनापति अपने दल बल के साथ, अपनी सेना के साथ जो है ना दूसरी विपक्षी सेना के ऊपर चढ़ाई करता है और अपना जो कोप है, अपना जो क्रोध है, जो गुस्सा है वो दूसरी सेना के ऊपर निकालता है। तो ठीक उसी प्रकार से शीत ऋतु के आगमन के होते ही जो शीत है वो अपने अत्यधिक भयंकर रूप में जो है दल बल के साथ वो चढ़ाई कर देता है, यानी कहने का तात्पर्य अपना जो प्रभाव है वो छोड़ने लग जाता है। दूसरी लाइन, निबल अनल दूर रह गयो सिराई के। और कवि यहाँ पे कह रहा है आगे कि निबल यानी निर्बल होकर के, अनल दूर ही गयो, अनल यानी आग, दूर यानी दूर, गयो यानी चला गया, सिराय के यानी ठंडा होकर के। और कवि यहाँ पर कह रहा है कि जो आग है ना वो ऐसा लगता है कि ठंड से भयभीत होकर, डर कर के, निर्बल होकर के और शीला होकर के, ठंडा होकर के और क्या चला गया है, दूर चला गया है। हेम के समीर तेई बरखे विखम तीर। और आगे कवि कह रहा है कि हिम के समीर तेई बरखे, और जो सूर्य है हम कह सकते हैं उसकी जो आग है, उसकी जो सूर्य की जो किरणें हैं उनमें निकलने वाली जो गर्मी है वो भी जैसे कि निर्बल होकर, कमज़ोर पड़ कर के दूर चली गई है ठंडी होकर। हिम के समीर तेई बरखे विखम तीर। और ऐसा होने की वजह से, क्योंकि जो ही शीत ऋतु का आरंभ होगा तो ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि मानो बर्फ़ की हवा जो है ना उसके विषम जो तीर है ना वो बरख रहे हैं, यानी उनकी वर्षा हो रही है। तो ठंडी हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कि मानो जो बर्फ़ की जो हवा है उसके विषम तीरों की क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। रही गरम बहोन
आगे देखिए साथियों, रही है गर्म भवन कोनन में जाए के। और लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि जो गर्म हवा है या जो गर्मी है वो भवन यानी भवन के कोनन यानी कोने में जाए यानी जा कर के। और साथियों, जो शीत ऋतु का आगमन होता है तो गर्मी का नामो निशान एक तरीके से समाप्त हो जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि जो गर्म हवा है वो भवन के किसी कोने में जाकर क्या हो गई है, छिप गई है। आगे देखिए, धूम नैन भय लोग होते हैं अचेत तऊ। अब देखिए साथियों, जो लोग हैं वो उस शीत के प्रकोप से, उस सर्दी के प्रकोप से बचने के लिए अलाव तापने लगते हैं, आग जलाने लगते हैं। तो आग जलाने लगते हैं तो उस आग से क्या निकलती है, धुआं निकलती है। और जब धुआं निकलती है तो धूम निकलती है, धुआं निकलती है तो वो आँखों में जाती है। ठीक है साथियों, जिससे नैन भय यानी नेत्र जो हैं उनमें जो जल है, जो आंसुओं के रूप में वो बहने लगते हैं। यानी हमारे आँखों के अंदर आंसू आ जाते। सामान्य तौर पर भी जब हमारे आँखों में धुआं प्रवेश करती है, जब धुआं हमारी आँखों में गिरती है या धुआं जो है वो हमारे चेहरा या जो आँखें हैं उनमें प्रवेश करती है तो उनमें से जो आँखें हैं उनमें से आंसू बहने लगते हैं। लोग होते अचेत तऊ, और लोग जो हैं इसकी वजह से अचेत होने लगते हैं एक तरीके से। येसु लगाए रहे नेक सुलगाई के। लेकिन आगे कवि यहाँ पे कह रहा है कि येसु लगाई रहे, अपने हृदय से लगा रहे हैं, नेक यानी तनिक, सुलगाए के, सुलगा करके, जला करके। और इस प्रकार से जो लोग हैं वो शीत ऋतु के प्रभाव को कम करने के लिए आग जला करके उस आग को तनिक अपने हृदय से लगाते हैं। और ऐसा करने की वजह से उस आग से निकलने वाली जो धुआं है वो लोगों के आँखों में प्रवेश होने की वजह से लोग जो हैं वो एक तरीके से अचेतन अवस्था में चले जाते हैं, अचेत हो रहे हैं। आगे कवि कह रहा है कि मानो भीत जानी, मानो भीत यानी भयभीत, डरा हुआ, जानी यानी जानकर, महाशीत सो, महाशीत को पसारी यानी पसार कर, पसार लेते हैं, पानी यानी हाथ। और साथियों, जैसा कि देखिए मैं अब यहाँ पे आपको लेके चल रहा हूँ, ये देखो हाथ लोगों ने अपने पसार रखे हैं यहाँ पे। ओके, ये आगे अपन कर लेते हैं अपने हाथों को। ठीक है, तो कवि यहाँ पे कह रहा है लोग तो अपने आप को शीत से बचाने के लिए अलाव के ऊपर, आग के ऊपर, जिसको आप लोग कऊ भी बोलते हैं, हम लोग देशज भाषा में कऊ अपन जलाते हैं। तो अपन अपने हाथ जो है और अपनी जो हृदय है, अपनी जो छाती है, उसको अपन आग के ऊपर लेकर चले जाते हैं। कई बार तो मैंने देखा है कि लोग जो है अपने तन को ढकने के लिए जो कपड़े पहनते हैं, कुर्ता वगैरह या शर्ट वगैरह, अपनी बनियान वगैरह ऊपर कर कर के, और अत्यधिक ठंड जब होती है तो बचने के लिए आग अपने तन को के जो कपड़े हैं उनको ऊपर कर कर के अपना जो पेट वगैरह होता है उसको गर्माश देने के लिए वो अलाव के ऊपर, उस आग के ऊपर अपने आप को कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है साथियों, हाथ कर लेते हैं, अपने सेंकते रहते हैं। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि लोग तो, मैं प्रतीकार्थ यहाँ पे बता रहा हूँ स्पष्ट तौर पे, लोग तो अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करते हैं, शीत के प्रभाव से बचने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन कवि ने कल्पना की है कि मानो उस आग को शीत से बचाने के लिए जो है ना, कि जो आग है वो अत्यधिक शीत की वजह से भयभीत है, और उस आग जो कि शीत के कारण भयभीत है उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए लोग जो है आग के ऊपर अपने हाथ क्या कर लेते हैं, फैला लेते हैं। आगे देखिए साथियों, छतिया की छां राख्यो पावक छिपाए के। और देखिए लोग तो अपनी छाती को
ठंड से बचाने के लिए आग के ऊपर करते हैं, लेकिन कवि ने यहाँ पे कल्पना की है जैसे कि मानो वह जो आग है वो अत्यधिक शीत से भयभीत है और डर के मारे जो है ना लोग जो हैं उस आग को उस महाशीत के डर से बचाने के लिए अपनी जो छाती है उसकी छांव में जो है ना पावक को यानी आग को छिपाई यानी छिपा कर राखी यानी रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मानो उस भयभीत आग को जो लोग हैं वो अपनी छाती की छांव में छिपा कर क्या करते हैं, रखते हैं। तो साथियों ये तो था भावार्थ सरलार्थ जो व्याख्या थी। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पर विशेष की तो भाव पक्ष में तो आप लोग लिख देंगे कि कवि ने शीत ऋतु के आगमन का वर्णन किया है। नंबर 2 जो है आप लिख सकते हैं कि शीत ऋतु के आगमन से जो परिवर्तन होते हैं और लोगों के ऊपर उसका जो प्रभाव पड़ता है उसका क्या हुआ है, चित्रण हुआ है। अब कला पक्ष की यदि बात करें प्रस्तुत पद्यांश में साथियों ब्रज भाषा का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ वर्णावर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार, इसके अतिरिक्त इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का भी क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है साथियों। ओके, और बात करें छंद की तो कवित्व छंद है इसमें। इसके अतिरिक्त प्रसाद गुण है और भयानक जो रस है उसका क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है साथियों। तो ये था हमारा 7वां पाठ सेनापति और उसकी महत्वपूर्ण व्याख्या। अब हम आपसे पुनः मिलेंगे अगले वीडियो के साथ और अगले वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा जो हमारा अंतिम पाठ होगा 8वां आलम, और उस आलम पाठ के जो पद्यांश हैं उन पद्यांशों में कौन सा पद व्याख्या के नज़रिए से महत्वपूर्ण है उसके ऊपर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा साथियों। तब तक के लिए एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत।